कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक ट्राइंगल लिया तो दूसरा ट्राइंगल बिल्कुल उसी के जैसा है, ठीक है, और उसको उसके ऊपर अगर हमने रख दिया तो वो पूरी तरीके से नीचे वाले ट्राइंगल को ऐसा कवर करेगा कि नीचे वाला ट्राइंगल दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही अगर नीचे वाले ट्राइंगल को हमने उठाया और उसको पहले वाले ट्राइंगल के ऊपर रख दिया तो वो पहले वाले ट्राइंगल को ऐसा कवर करेगा एग्जैक्टली सेम, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जांपल हम ये बोलते हैं कि कोई मारुति की कोई कार ले लो, ऑल्टो, वैगन आर या कुछ भी, स्विफ्ट, है ना, तो ये जो कार्स आती हैं अलग अलग, हमने अगर एक मॉडल स्विफ्ट का ले लिया, ठीक है, और हमने ऐसे 50 मॉडल रख दिए तो वो 50 मॉडल बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई देंगे। उनकी लेंथ, उनकी हाइट, उनकी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो सारी चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी। तो ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब हम आ जाते हैं सिमिलर फिगर्स पर। तो अब जो हमें 10th क्लास में करना है ना, वो हमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं करना, वो हमको सिमिलैरिटी करना है। तो सिमिलैरिटी क्या है कि ताजमहल तो सबने देखा होगा, तो ताजमहल इतना बड़ा है ताजमहल, ठीक है, लेकिन आप ताजमहल देखने के बाद में बाहर निकलिए तो बाहर जो शॉप्स हैं वहाँ पर छोटे छोटे ताजमहल भी मिलते हैं, ताजमहल का छोटा सा मॉडल होता है, ठीक है। तो वो क्या है, हम ये कहेंगे कि क्या वो बिल्कुल सेम फिगर है, तो हम ये कहेंगे एग्जैक्टली सेम फिगर तो नहीं है लेकिन सिमिलर है। सिमिलर का मतलब है मिलती जुलती है। अब वो सिमिलैरिटी भी बनाई जाती है। अगर आप बच्चों के खिलौने लेने जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आप ये कहोगे नहीं मेरे को तो महिंद्रा की थार चाहिए, तो वो खिलौने वाला आपको महिंद्रा की थार दे देगा। आप कहोगे नहीं मेरे को तो फॉर्च्यूनर चाहिए, वो फॉर्च्यूनर दे देगा, ठीक है। तो वो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे मान लीजिए हमने फॉर्च्यूनर की बात करी, तो फॉर्च्यूनर की लेंथ मान लीजिए 2 मीटर है, हो सकता है 2 से भी ज़्यादा हो, 3 मीटर लंबी हो, लंबी गाड़ी है काफ़ी। तो अगर मान लीजिए उसकी लेंथ 3 मीटर है तो जो भी खिलौना बनाने वाली कंपनी है वो उसको उसी रेशो में रिड्यूस कर देती है। कैसे, 3 मीटर को उसने क्या बना दिया, 3 मीटर को उसने 3 इंच बना दिया, ठीक है। उसकी जो हाइट है ग्राउंड से, जो फॉर्च्यूनर की हाइट है वो कितनी हाइट है, वो मान लीजिए 1 मीटर है या 1.5 मीटर है, तो उसने उसको 1.5 इंच बना दिया। तो वो क्या करा कि उसी रेशो में जो डायमेंशंस हैं वो हम कम करते चले गए। जो मीटर था, मीटर को हमने इंच में कन्वर्ट कर दिया, तो बिल्कुल सेम कि चौड़ाई है वो भी उतनी कर दी, कर्व जो है उसका वो भी उतना ही कर दिया। टायर का जो रेडियस है, जो ओरिजिनल कार है, ओरिजिनल कार के टायर का रेडियस मान लीजिए आपका 200 सेंटीमीटर है या 300 सेंटीमीटर, नहीं ज़्यादा बोल रहा हूँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ, 200 सेंटीमीटर तो 2 मीटर ही हो गया, इतना बड़ा रेडियस थोड़ी होता है। तो अगर हमने कहा कि रेडियस उसका गाड़ी का जो टायर है उसका रेडियस हमने मान लिया कि 50 सेंटीमीटर है, चलिए, तो 50 सेंटीमीटर अगर रेडियस है तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको घटाकर 0.5 सेंटीमीटर कर दिया। तो आप सेम रेशो में डायमेंशंस को कम कर करके आप फिगर बना देते हैं ऐसी कि वो देखने में लगता है अरे ये तो बिल्कुल फॉर्च्यूनर जैसी दिखती है, फॉर्च्यूनर इतनी बड़ी है लेकिन उसका खिलौना इतना सा बिल्कुल उसी के जैसा दिखाई दे रहा है। तो दिस टाइप ऑफ फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल में साइड्स इक्वल नहीं होंगी। आप याद करिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में 9th क्लास में आप क्या करते थे कि उनकी लेंथ बिल्कुल इक्वल होती थी, कि अगर एक की लेंथ 3, 4 और 5 है तो दूसरा जो ट्राइंगल है उसकी भी लेंथ 3, 4 और 5 ही होगी। अगर उनके एंगल्स इक्वल हैं तो तीनों ही ट्राइंगल्स के एंगल भी इक्वल होते थे, ठीक है। हाँ जी, 2 मिनट वेट करिए। ये बालक है तो वही 5:30 कल था ना, 5:30 से 7:30 हम 9 बजे आपसे पहली बार करता है ऐसा लग रहा है कि चाय अगर उधार रहे ना उधर तो है तो हमेशा उधार लेनी चाहिए। अरे मुझसे कहने का टाइम मिलता है। ये बालक है मोबाइल का है, अब आपको संभालना है। कल 5:30 बजे पता है F7 ठीक है, और आदित्य हाँ बताओ ना।
सर वो भैया के पापा थे कौन से भैया के? जब ये आए थे नहीं, ये रेफरेंस थे क्या? रेफरेंस नहीं, मैं 2017 या 18 में एक लड़के को पढ़ाता था, 12th में था वो लड़का, तो ये उसके फादर थे, साथ में जो आया था वो इनके किसी जानकार का बेटा था। और ये कंफ्यूज हो गए तो वो नाम पूछे थे कि पापा का नाम अच्छा। पापा का नाम ये इसने बताया होगा, इसने ये बड़ा सारी घर पे अच्छा। इनका लड़का बड़ा खतरनाक था। वो खतरनाक इन द सेंस कि वो जैसे ट्यूशन आता था ना तो लेट हो जाता था, मतलब 10 मिनट 15 मिनट लेट होता था। लेट होने के बाद में फिर हम कहते थे कि लेट भी हो गया, अब मैं कैसे करूँ, साइकिल तो मेरी ख़राब रहती है ना, कोई साइकिल रिपेयर करने वाला यहाँ पर है नहीं, नीचे खड़ी करता हूँ तो कोई पंचर कर देता है, उसमें हवा निकाल देता है। स्कूटी भी तो नहीं दिलाते ना मेरे पापा मुझे, है ना, सीधा मतलब ऐसा करने लग गया। मैंने कहा हाँ ये तो प्रॉब्लम है। तो मतलब उसने काफ़ी टाइम स्कूटी उसके उसमें निकाल दिया, है ना। और फिर घर पर जाता था, घर पर जाकर सो जाता था। 12th की बात बता रहा हूँ, 12th में कितना ज़्यादा सिलेबस हुआ करता था तब, अब तो कम हो गया सिलेबस 2017 में। तो फिर उसके बाद में जब नवंबर दिसंबर तक आ गया, उसकी परसेंटेज सुधरी ही नहीं, ठीक परसेंटेज उसकी अच्छी हुई ही नहीं। वो थक हार के उन्होंने स्कूटी दिला दी। अब स्कूटी दिलाई, अब आगे का इंसिडेंट बड़ा सुनने लायक है। तो जैसे हम यहाँ से निकलते हैं ना, VVIP का जो पीछे वाला गेट है ना, जो गोल्डन गेट है, सोने का बना हुआ गेट है, जिससे अंदर से ना बच्चों के रूप में क्रिमिनल्स अंदर आ जाते हैं, वो वाला जो गेट है ना, आजकल जो पॉपुलर हो रखा है गेट, वो वाला जो गेट है, उस वाले गेट से हम निकले बाहर, निकल कर लेफ़्ट हो गए। लेफ़्ट होने पर वो फॉर्च्यून और ब्लू मून और वो है ना, ये सब वो पूरी लेन आ गई। तो उस लेन में बिल्कुल आप सामने चले जाओ, तो सामने जाते हुए टी पॉइंट आ जाता है। तो मैं अपने कॉलेज से लौट रहा था और लौटते मैं बाइक तो मेरी बाइक ऐसे, उसका हैंडल जो है वो ऐसे डगमगाने लगा, है ना। तो मैंने देखा तो उसके आगे वाला जो टायर था उसमें पंचर हो गया था, ठीक है। तो क्योंकि मैं स्लो चलता हूँ तो मैं बच गया, नहीं तो अगर कोई फास्ट चल रहा हो और अचानक पंचर हो जाए तो वो संभल नहीं पाएगा, वो गिरेगा मुझे पर, ठीक है। तो मैं एकदम से संभल गया और मैंने बाइक को रोका। मैं इत्तेफाक से पास में ही पंचर वाला था, मैं पंचर लगवा रहा था नई स्कूटी पर। ये भाई साहब दूर से मुझे ऐसा लग रहा जैसे कि धूल उड़ती हुई आ रही है, ऐसा मतलब शायद मुझे लग रहा है 100 की स्पीड पर होगा, बहुत तेज़ था, बहुत ही तेज़। नवंबर दिसंबर की बात है, ठीक है। और गर्मियों में हम मानते हैं कि धूल उड़ती है, लेकिन नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, तो कंडेंस्ड होता है पूरा एटमॉस्फेयर, तो उतनी धूल नहीं होती, उसमें भी धूल उड़ा रखी थी इसने। तो ये आया और एक वो थी कार, उस कार के बराबर से इसने ऐसे निकाला, मैं कांप गया इसको देखकर। मुझे लगा ये गया आज, उड़ जाएगा ये, हवा में उड़ जाएगा, ये बचेगा, ऐसा हो गया। ये यूँ गया निकल के, और जैसे कि यूँ निकला, और भाई साहब विदाउट हेलमेट, बाल खड़े हो रखे हैं बुरी तरह से, है ना, विदाउट हेलमेट। और पुलिस वाला इसके पीछे दौड़ा, क्योंकि वहाँ पर वो सिग्नल था, है ना। सिग्नल भी इसलिए नहीं, उसको तो उड़ानी थी बस, है ना, क्योंकि 6, 7, 8 महीने की मशक्क़त और आंसू बहाने के बाद वो मिली है। तो फिर क्या हुआ, निकला वहाँ से, और जैसे ही निकला ना, इसकी नज़र मेरे पे पड़ गई, तो इसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए कि यार ये तो टीचर ने देख लिया, तो पापा को चुगली कर देगा। तो ये गया, और आप यकीन मानना कि सामने एक रिक्शा थी। अब ये उस टेंशन में कि मैंने इसको देख लिया, है ना, वहाँ से बचा, पीछे से पुलिस वाला भागा, ये रिक्शा में साइड से पूरा रगड़ता हुआ, है ना, ऐसे रगड़ता हो गया, चिंगारियाँ उठ गई एकदम, है ना, लेकिन ये गिरा नहीं, यूं ऐसा ये संभल गया। ये इतना संभलने के बाद चोट वोट भी लग गई। अब पंचर लगने में 5-10 मिनट तो लगते हैं ना, मेरा पंचर लग रहा है आराम से। मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा बस भगवान ने बचा लिया, जिसको नहीं तो ये आज निपट जाता। ये अभी हाथ पूरा छिला हुआ है, ये आगे से पूरा मतलब उसके बाद फिर रिवर हाइट पर ही यू टर्न आता है, फिर रिवर हाइट से यू टर्न मारकर रोड के उस तरफ आता है, मैं रोड के इस तरफ, है ना, और वहाँ ऐसे पापा को मत बताना, पापा को मत बताना, है ना। और वहाँ पर कह रहा है आखिरी बार गलती हुई है, आगे से नहीं होगी, पापा को मत बता देना, कसम है, मेरी कसम है। तो यूँ कर रहा, मैंने कहा हाँ ठीक है, नहीं बताऊँगा। फिर ये मिला मेरे को शाम को, रोटी बनवा के आया हुआ था, है ना। तो कह रहा है उनको मैं सुना दूँगा, कुछ भी कहानी बना के सुना दूँगा, आप अपना मुँह बंद कर
बोल मत देना वहाँ पे, है ना। कह रहा है क्योंकि पता नहीं आपने क्या जादू टोना करा हुआ है, वो मेरी बात नहीं मानते, आपकी बात उन्हें सच्ची लगती है, मुझे तो पता नहीं झूठा ही समझते हैं। तो मैंने कहा कि मतलब इमेज ज़्यादा ही ख़राब है पेरेंट्स की नज़र में। खराब मेरी तो इमेज ही नहीं है कुछ भी। तो अब उस इमेज को और ख़राब मत कर देना। मैंने कहा ठीक है। तो अभी उसके फादर इनसे फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर, तो अब इनसे देखो कितना 6 साल हो गए, 6 साल बाद आज मुलाकात हुई है। तो मैं बोल रहा था क्योंकि इनके साथ हमारा रिलेशन चुगलियों का ही था बस, है ना। वो मेरे को फ़ोन करके चुगली करते थे कि कुछ नहीं करता नालायक है, ठीक है। हालांकि अब कर गया, ठीक हो गया। परसेंटेज तो कम थी उसकी 12th में, तो बहुत ही कम थी, क्योंकि एक तो ये इंसिडेंट था ना, फिर नवंबर में बच गया था बाल, दिसंबर जनवरी में तो तोड़वा लिया था हाथ उसने, है ना। लेकिन लेफ्ट वाला हाथ टूटा था और कर लिया था, 60s में थी परसेंटेज। और उसके बाद फिर प्राइवेट कॉलेज है देहरादून में, तो UPES सुना होगा आपने, UPES सुना है ना देहरादून में, तो वहाँ पर इसका एडमिशन करा दिया था। तब वो कॉलेज था, यूनिवर्सिटी का उसको वो नहीं मिला था रिकग्निशन, फिर यूनिवर्सिटी हो गई वो। और पता नहीं इसका नालायक का उसमें वो जो हिताची एयर कंडीशनर्स है ना, उसकी फैक्ट्री में इसका हो गया, गुड़गांव जाता है, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे यकीन ही नहीं होता। इंजीनियरिंग भी कर ली इसने, कोई बैक भी नहीं आई उसकी, पास भी होता चला गया, वो भी वहाँ घर से दूर रहकर। और ऐसा मोटा था पूरा, है ना, मतलब पैंट शर्ट सब फंसते थे इसको, तो वहाँ जाकर पता नहीं कैसे पतला दुबला सा हो गया, सही हो गया। खैर चलिए, अब इसमें क्या होता है कि हम ना ये कहते हैं कि ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर ट्राइंगल्स का मतलब क्या है कि ट्राइंगल जो है वो सेम नहीं होगा, उसके जैसा होगा। क्या होता है लिखिएगा, फॉर टू ट्राइंगल्स, या पहले एक काम करते हैं, पहले आप नोट करिएगा, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम है, पहले नोट करिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सर इस चैप्टर में रेशियो ही पढ़ेंगे, रेशियो ही पढ़ेंगे बस। ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो ही पढ़ेंगे, किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सिर्फ रेशियो पढ़ोगे, लेकिन जिसमें पसीने आ जाते हैं ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, तो चिंता मत करो। अभी धीरे धीरे एहसास होएगा कि 10th को 10th क्यों कहा जाता है। सर वो है सर आइडेंटिटी। हाँ है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हाँ जी, ब्रैकेट में लिखिएगा, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, कोई भी एक ट्राइंगल है, मान लीजिए ये ट्राइंगल है हमारे पास ABC। उसके बाद यहाँ पर, यहाँ से हमने ना एक लाइन ड्रॉ करी, वो लाइन ऐसी ड्रॉ करी जो इसके किसी एक लाइन के, ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी DE, और ये BC के पैरेलल है। अच्छा, DE BC के पैरेलल है, तो यहाँ से क्या होता है कि AD/DB, मतलब ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको थेल नाम के मैथमेटिशियन ने डिराइव करा था, तो इसलिए इसको थेल्स थ्योरम भी कह देते हैं। तो आप ये देखिएगा कि उसने ये बोला कि अगर एक लाइन बना दी जाए ट्राइंगल के अंदर जो कि तीनों में से किसी एक साइड के पैरेलल हो, तो वो बाकी की दो जो साइड्स हैं उनको सेम रेशो में वो डिवाइड करती है, सेम रेशो में डिवाइड। पिछले साल क्वाड्रिलेटरल्स में था, नहीं ये नहीं था, ये था थेल्स थ्योरम क्वाड्रिलेटरल्स में नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम होगी, मिड पॉइंट थ्योरम में ये था कि अगर एक ये मिड पॉइंट हो इस वाली साइड का और ये इस वाली साइड का मिड पॉइंट, तो ये वाली साइड जो है इट इज पैरेलल टू दिस साइड एंड इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, है ना, ये वाला था, तो दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, ये थेल्स थ्योरम है। इसमें क्या है कि अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल हो, मिड पॉइंट नहीं, मिड पॉइंट का कोई मतलब नहीं, अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है तो AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ठीक है, ये चीज़ उसने प्रूव करके दिखाई। अब हम भी करेंगे प्रूव, क्योंकि ये जो इसका प्रूफ है ये आप समझ लीजिए कि मतलब एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स तो ये पूछा ही जाता है। इस साल पूछ लिया, अगले साल कई बार ऐसा हुआ कि लगातार पूछ लिया, फिर एक साल छोड़कर फिर पूछ लिया, बोर्ड में आता है।
तो सबसे पहले आप इसको जो प्रूव करने का तरीका है, सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेटमेंट। सबसे पहले इसका लिखिएगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, the other two sides comma, then it divides the two sides in the same ratio. Then it divides the two sides in the same ratio. ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। अब इसका प्रूफ देखेंगे। यहाँ पर लिखिएगा टू प्रूव क्या बोला इन्होंने? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी DE जो कि ट्रायंगल की एक साइड BC के पैरेलल है, तो DE इज पैरेलल टू BC। तो प्रूफ क्या करना है कि इफ DE is parallel to BC, to prove if DE is parallel to BC, then AD upon DB is equal to AE upon BC. Then AD upon DB is equal to AE upon BC. AD upon DB is equal to AE upon EC. ये हो गया। हमको ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। अब देखिएगा हाँ जी, अब लिखेंगे आप प्रूफ। सर हमें ये थ्योरम यूज करना है, हर बार प्रूव करना पड़ेगा? हाँ मैं बताता हूँ। ये अगर प्रूव करने के लिए बोला उन्होंने कि आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है वो बताइए और उसको प्रूव करके बताइए, तो पूरा प्रूव करके दिखाना होगा जो मैं आपको अब करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और नहीं तो इसका यूज़ पर क्वेश्चंस आते हैं, मतलब क्वेश्चंस आएंगे उसमें वो बोलेंगे नहीं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करो। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कहाँ पर BPT यूज़ करना है। इसको शॉर्ट में BPT बोल देते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT, ठीक है, या फिर थियरी थ्योरम। चलिए जी, प्रूफ में पहली चीज़ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। चलिए जी, अब ये जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा मेरे को? यहाँ पर हम ये कहेंगे कि D से मैं AE पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा। फर्स्ट है ड्रॉप परपेंडिकुलर DL फ्रॉम D on AE। Second, draw another perpendicular EM draw another perpendicular EM from E on AD।
थर्ड है जॉइन BE एंड CD। जॉइन BE एंड CD। हाँ क्रिश, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना? ये तो मेरे को इतना सारा ही कंस्ट्रक्शन करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, आप देखिए ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, तो इसमें ये लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ये जो ट्राइंगल ADE है ना, मतलब ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है इससे ऊपर वाला ट्राइंगल, तो ट्राइंगल ADE का एरिया निकालना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हम जानते हैं कि कैसे करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट करके। तो हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पर, हम जब ट्राइंगल ADE का एरिया निकाल रहे हैं तो AD तो हो गया बेस, है ना, और इस पर परपेंडिकुलर क्या हो गया, हाइट, मतलब कितना हो गया EM। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ AD इंटू EM। हाफ AD इंटू EM। मैं इसका निकाल रहा हूँ ट्राइंगल का एरिया ADE का, है ना। तो अगर आप ये कहो कि मैंने इसको हाइट ले लिया EM को, तो फिर बेस किसको लेना पड़ेगा, AD को। और अगर मान लीजिए आप बेस इसको ले रहे हो, AE को ले रहे हो, तो फिर हाइट किसको लेना पड़ेगा, DL को। ठीक है, तो फिलहाल मैं EM वाली हाइट ले रहा हूँ। मैंने EM वाली हाइट ली, तो ये बेस क्या है इसका, AD हो गया। समझ गया, क्लियर है? तो ये तो ट्राइंगल ADE का एरिया निकल गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं निकालूंगा ट्राइंगल EDB का एरिया, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है EDB का एरिया। तो यहाँ लिखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB। तो EDB का एरिया भी कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट करके। अब समझिएगा मेरी बात, देखिए ट्राइंगल EDB का एरिया मैं निकालना चाहता हूँ, EDB। तो इसमें मैंने बेस ले लिया DB को, ठीक है, मैंने बेस ले लिया DB को। अब अगर मैं DB को बेस ले रहा हूँ, तो इसका मतलब अब तीसरी साइड क्या बची इसमें, तीसरा वर्टेक्स, तीसरा कोना क्या बचा, E बचा ना, E। तो फिर बेस अगर मैं DB को ले रहा हूँ, तो E से परपेंडिकुलर DB पर नहीं पड़ रहा है, E से परपेंडिकुलर कहाँ पड़ रहा है, इस पर, BD प्रोड्यूस्ड पर। सही है, मेरी बात सुनिएगा। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर हो गया है यहाँ पर। तो इसका अगर कोई एरिया निकालने के लिए बोले, तो मैं ये कहूँगा कि इसको बेस ले लो और इसको हाइट ले लो। ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। सही है। अच्छा, अब हम ये कहेंगे कि ये तो ट्राइंगल आपने राइट ट्राइंगल बना दिया, ऐसा बनाओ, ऐसा बना लिया ये ट्राइंगल। तो ऐसा ट्राइंगल है, अब कोई बोल रहा है कि नहीं आपको बेस ना इसे लेना है, नीचे वाली साइड, ठीक है। तो जिस साइड को हम बेस ले रहे हैं, तो उसने ये दो वर्टेक्स को ऑक्यूपाई कर लिया, इधर वाला वर्टेक्स और इधर वाला वर्टेक्स, एक वर्टेक्स बचा। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो दिस विल सर्व एज हाइट। तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो ये आपका पूरे ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। अब सोचो, आप ये कहोगे कि नहीं नहीं ये वाली साइड ले लो, बस इतना ले लो, बेस सिर्फ इतना ले लो। अगर आपने बेस सिर्फ इतना ले लिया और हाइट इसको लिया, तो सिर्फ इतने का एरिया निकलेगा। क्लियर है? अगर आपने बेस सिर्फ इतना ले लिया और हाइट इसको लिया, तो सिर्फ इतने का एरिया निकलेगा। ठीक, तो ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई। फिर एक थोड़ी सी अलग चीज़ देखते हैं। अलग चीज़ ये है कि मेरे पास ट्राइंगल थोड़ा ऐसा है, ट्राइंगल ऐसा है। अब हमसे ये कहा जाए कि नहीं भाई बेस तो इसको लेना है। अगर भाई जब बेस इसको ले रहे हो, तो यहाँ से क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप कर पाओगे इस पर? आप नहीं हो पाएगा, परपेंडिकुलर तो बाहर ड्रॉप होगा। तो क्या करेंगे, ऐसे में यही वाला जो बेस है, इस बेस को एक्सटेंड कर देते हैं। ऐसे एक्सटेंड कर दिया और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। तो बेस तो इसी को लेना है और हाइट इसको लेना है, तो हाफ बेस इंटू हाइट करूँगा ना, तो इसी का इतने का एरिया निकलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बेस इसी को लिया है, इसीलिए सिर्फ यहीं तक का एरिया निकलेगा। आप कहोगे कि पूरे का निकल जाएगा, पूरे का निकलने के लिए यहाँ से यहाँ तक वाला पूरा बेस लेना पड़ेगा, तब पूरे इस ट्राइंगल का मतलब, तब इसका भी निकल जाएगा पूरे। मेरी बात समझ में आ गई? सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बेस, कि मैं बेस किसको ले रहा हूँ, उस पर डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा निकलेगा। सभी क्लियर है? बताओ भाई।
हर्ष क्लियर है? अब सुनिएगा, ये जो है ना, मैं डीबी ले रहा हूँ, तो मैंने डीबी को बेस ले लिया, तो बेटा ई से डीबी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो रहा, तो ई से डीबी प्रोड्यूस्ड, रख दो साइड में, लिख दो बॉटल मिल जाएगी, कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं निकल दूँ, छोड़ो, इधर समझ लो, ये डीबी के अलावा जो वर्टेक्स क्या बचा ई, तो डीबी पर तो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो नहीं रहा, तो मैंने कहाँ पर ड्रॉप कर दिया, इसको डीबी प्रोड्यूस पर करा, तो हाफ डीबी क्या हो गया बेस, और ईएम क्या हो गया हाइट, तो हाफ डीबी इंटू ईएम करूँगा तो इसका एरिया आ जाएगा ईडी का। ये बताइए, ये क्लियर है सभी को? ठीक है भाई। उसके बाद देखिएगा, अब मैं फिर से, अब मेरे को क्या काम करना है, अभी मैंने इधर वाले ट्राइंगल का निकाला, इसका निकाला, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फिर से कहूँगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE फिर से निकालते हैं। अच्छा, इसमें इसको बोला इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोला इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? तो बार बार एरिया ऑफ ट्राइंगल ये लिखने की जरूरत नहीं होती। कैसे लिखते हैं बताता हूँ अभी। आप यहाँ पर लिखिए डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो उसको ऐसे लिखेंगे AR और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्राइंगल ADE, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, गलत नहीं है, सही है, ठीक है? अच्छा, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB, AR ब्रैकेट में लिखेंगे ट्राइंगल EDB इज इक्वल टू, जब लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करा है तो राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करें, क्या हो जाएगा, हाफ AD इंटू EN अपॉन हाफ DB इंटू EN। देखिए बेटा, ऊपर भी EN नीचे भी EN कैंसिल आउट, ऊपर भी हाफ नीचे भी हाफ कैंसिल आउट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB इज इक्वल टू AD अपॉन DB। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, ये बोलकर छोड़ दिया, समझ गए? अब मैंने क्या करा था, ये ऊपर वाला ट्राइंगल का एरिया निकाला था और इधर वाले का निकाला था। अब मैं क्या करूँगा, इस ऊपर वाले का फिर से निकालूंगा एरिया और इधर वाले का एरिया निकालूंगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, विषय विषय आपस में डिबेट छिड़ गई, क्या स्पेलिंग होती है, दोनों ने मेरा बहुत आगे लिख दिया अपनी अपनी स्पेलिंग। अच्छा, लेकिन ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों ही गलत है, सही क्या है? विषय की स्पेलिंग क्या होती है? श कौन सा लगेगा, षटकोण वाला? सही है ना? तो एक बच्चे ने आधा शाह लगा रखा है, एक बच्चे ने शाह पूरा लगा रखा है, लेकिन वो शलजम वाला है, गलत है। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, मैं फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE पहले निकाल चुका हूँ, मैं फिर से निकाल रहा हूँ उसको। तो यहाँ लिखेंगे, नहीं, अलग तरीके से लिखेंगे, एरिया तो सेम ही आएगा, एरिया की वैल्यू तो सेम ही आएगी, लेकिन तरीका अलग हो गया। क्या, यहाँ पर जब मैंने ADE का एरिया निकाला था तो मैंने बेस किसको लिया था, AD को। अब मैं बेस ले रहा हूँ AE को, जब AE को बेस लूंगा तो फिर D से परपेंडिकुलर ड्रॉप होना चाहिए, वो हो रखा है। तो अब क्या हो जाएगा, हाफ AE इंटू DN, हाफ बेस इंटू हाइट। क्लियर है? ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अब मैं क्या बोलूँगा, हाफ AE इंटू DN, ये हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद अब ये वाला देखिए, ट्राइंगल DEC, ठीक है, जैसे EDB निकाला था ऐसे DEC, मतलब ये वाला छोटा ट्राइंगल इधर वाला निकाला था।
इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ। हाँ जी, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अगेन मैं EC को बेस लेना चाहता हूँ, तो EC को बेस लूँगा तो तीसरा वर्टेक्स क्या बचा इसका D, तो D से EC पर तो परपेंडिकुलर ड्रॉप होने से रहा, लेकिन हाँ EC प्रोड्यूस्ड पर जरूरी हो रहा है DL, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस क्या है EC और हाइट क्या है DL, तो हाफ EC इंटू DL। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करिए, इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड इक्वेशन इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 5। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया of triangle DEC is equal to half into AE into DL upon half into EC into DL। भाई DL से DL कट गया, हाफ से हाफ कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गया एरिया, यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन, यहाँ लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। कुछ गलत तो नहीं लिखा है, मैंने बता दो, देख लो एक बार ढंग से बता देना। सर विषय में सारे विषय कौन सा ट्राइंगल, ये EDB लिख दिया गया है, यस DE से लिखना चाहिए था, यस सर। EDB लिख दिया, नोट करिए, इसका मतलब जाग तो रहे हो आप, लिखिएगा यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB, ठीक है। सिंस triangles on the same base and between the same parallels are equal in area, हाँ जी बताइए, समझ गए मेरी बात? तो समझाता हूँ। ये देखिए, ये ट्राइंगल क्या है EDB, ठीक है, और ये ट्राइंगल दूसरा वाला क्या है DEC, ठीक। तो इन दोनों में एक साइड तो कॉमन है ना DE, यानी कि एक ही बेस पर बन रहे दोनों ट्राइंगल, एंड दे बोथ ट्राइंगल्स आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ये जो ट्राइंगल EDB है, ये भी DE और BC पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा है, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल DEC है, ये भी DE और BC पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा है। तो ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, तो सेम बेस क्या है यहाँ पर DE, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ये थ्योरम कर रखी है अगर आपने तो ठीक है, 9th क्लास में थी, वैसे ही ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में थी, कर रखी है तो ठीक है, नहीं कर रखी है तो नोट करो कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ठीक है ना। तो याद आया वैसे किसी को भी नहीं करा होगा अपने 9th में, तुम्हें तो करवाया था, याद होगा, ट्राइंगल्स दो बार करवाया था रिवाइज। चलिए जी, अगर नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब याद रख लीजिए। और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है इसका, इस प्रूफ में एप्लीकेशन 9th वाली चीज़ों को सोचकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। ये क्लियर है ना कि ट्राइंगल अगर सेम बेस पर होंगे एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स होंगे, दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ट्राइंगल बन रहे हैं, उनका एरिया इक्वल, ठीक है। तो इस वजह से ये जो EDB है और ये जो DEC है, इसका एरिया इक्वल होगा। अब ये वाला जो इक्वेशन है, इसको बोल दीजिए 2/6। अच्छा, ये करके फायदा क्या हुआ हमें? इक्वेशन 3 क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB, ठीक है। और इक्वेशन 6 की भी लेफ्ट हैंड साइड देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB।
तो इसकी भी थर्ड की और सिक्स की दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सही है ना? लिखिएगा कि इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 इन दोनों को इक्वेट करना। इक्वेट मतलब एक दूसरे के बराबर रख देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। समझ गए हमने? और यही हमको प्रूव करना था। देखिए लिखा हुआ है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हमको प्रूव करना था, यही प्रूव। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस इज कॉल्ड BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जिस बच्चे को यकीन ना हो, मेरी तो थोड़ी पुरानी है RD, अगर नई RD हो तो उसमें देख लेना। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, ये उसका प्रूफ दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। NCERT में भी है। CBSE 2002 C मतलब कंपार्टमेंट 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 मतलब लगातार आया है। कोई साल 2010 तक जो है जो इसमें दिखाया है उसमें लगातार आया। अच्छा, उसके बाद का क्यों नहीं दे रखा? क्योंकि 2010 से लेकर और 2016 तक होम बोर्ड था, तो बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे, स्कूलों में ही एग्ज़ाम होते थे। 2017 से फिर से बोर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है। तो 2017 आपके पास अगर लेटेस्ट एडिशन होगा तो उसमें आप देखेंगे 2017, 18, 19 सब में आया है। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ है भाई, इसको रख डालना, इसको छोड़ना मत। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर कम नंबर समझ रहे हो क्या? अब आपको पता है ना पैटर्न, 1 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के। 1, 3 और 5, ये 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आते हैं। वो अभी बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर में से आएगा। एक तो आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, जिससे बचाव नामुमकिन है, करना ही करना है। वो ये पक्का है। ये उसमें लगभग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में मैं आपको बताऊँगा, इसमें RD में दे रखे हैं, लगभग आपको 55 के करीब क्वेश्चन हैं। ठीक है, प्रूव करने वाले हैं वो क्वेश्चंस। तो वो 50-55 क्वेश्चंस हैं। वो 50-55 क्वेश्चंस कर जाना, उन्हीं में से कोई ना कोई पेपर में फंस जाएगा। तो एक तो 5 नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में से आएगा। एक 5 नंबर का क्या? नहीं, बाहर से नहीं आएगा। पेपर जो आपने 9th क्लास तक पढ़ी है ना, पढ़ाई जो करी है, उसमें क्या होता था कि टीचर के मूड पर डिपेंड करता था कि मैंने इसमें से दे दिया, मैंने इसमें से दे दिया। अब वो 10th में ऐसा नहीं करेगा। अभी हम जुलाई में हैं, तो आप ये देखिए नवंबर तक या दिसंबर तक CBSE हर साल एक सैम्पल पेपर इशू करता है। नवंबर दिसंबर तक भी रुक जाओगे। बेचैनियत कुछ ज़्यादा ही, बेचैनियत का आलम ज़्यादा ही बैठा है। हाँ हाँ, 21-22 तो चलो पुरानी बात हो गई। 21-22 में तो पैटर्न ही अलग हो गया था। याद होगा 2021 में तो पेपर ही नहीं होते। और जो 21-22 की आप बात कर रहे हो, उसमें 2 अलग अलग टर्म्स में डिवाइड हो गया था, टर्म 1 और टर्म 2, है ना? तो वो आपके काम का नहीं है। तो जो सैम्पल पेपर आएगा, उस सैम्पल पेपर से आपको ये पता चल जाएगा कि जो 4 क्वेश्चन हैं 5-5 नंबर वाले, वो कौन से चैप्टर में से हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में से आते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से। एक क्वेश्चन बनता है, एक बनेगा आपका ट्रायंगल्स में से, और एक बनेगा जहाँ तक है या तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से या फिर स्टैटिस्टिक्स में से। ठीक है, इनमें से जो है ये क्वेश्चंस बनते हैं। किसी किसी में इंटरनल चॉइस आ जाती है। इंटरनल चॉइस मतलब कि जैसे एक चैप्टर, एक ही चैप्टर में से, मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का आ गया क्वेश्चन और दूसरा AP में से आ गया, तो ऐसा नहीं है। सेम चैप्टर के सेम ही टाइप के क्वेश्चंस में 2 चॉइस हो। 20 नंबर, 20 नंबर के MCQ, 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपके जो 10 हैं, 10 तो आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें ABCD ऑप्शन लगे होंगे। ठीक है, हाँ वो मिक्स्ड है, मिक्स्ड। ठीक है, तो 10 तो वो होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे रीजन एजर्शन वाले, और 5 क्वेश्चन जो हैं वो डिवाइड कर देते हैं। उसमें कभी 2 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाले आ जाते हैं, इस तरीके से आते हैं। और वही जो पोर्शन है ना, वो जो 20 नंबर का, जो 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, वो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। क्या, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आगे। एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा,
In the given figure, हाँ जी, in the given figure, PQ is parallel to MN. PQ is parallel to MN. Full stop. If KP upon PM if KP upon PM is equal to 4 upon 13, 4 upon 13, and Kn is equal to Kn is equal to 20.4 centimeter. Full stop. Find KQ. Find KQ. तो इन द गिवन फिगर क्या दे रखी है वो देखिएगा. ANN ये है. अब उन्होंने दे रखा है कि PQ जो है PQ ये MN के पैरेलल है. PQ इज पैरेलल टू MN ये दे रखा है. और since PQ is parallel to MN, so by basic proportionality theorem, KP upon PM is equal to KQ upon QN. आपको क्या निकालना है? KQ निकालना है ना? अच्छा, और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? इन्होंने KP अपॉन PM इसकी वैल्यू तो दे रखी है 4 अपॉन 13, और KQ अपॉन Q1 दे रखा है. और इधर क्या दे रखा है? तो KN दे रखा है. तो मुझे तो Q1 चाहिए था, तभी तो KQ निकलेगा. क्या करें? सर इसे हम KN की वैल्यू डाल देंगे, फिर उसे क्रॉस मल्टीप्लाई. हमें KQ निकालना है, ठीक है? तो KQ को तो KQ रहने दो, और ये जो QN है इसको कैसे लिखो? इसको तो लिख दिया आपने KQ, और जो QN है फोन किसको लिखना है? बात करो. ये KQ प्लस QN इज इक्वल टू KN हो गया. सही है. अब Q1 की वैल्यू निकालनी है, तो Q1 इज इक्वल टू हो गया KN टेक्स्ट पहले बोलो. KN माइनस KQ. समझ गए? तो इससे क्या हुआ है? जो QN है ये भी KQ की टर्म्स में आ गया, और KN की वैल्यू दे रखी है 30.4. तो Q1 की जगह लिख दीजिए KN माइनस KQ. मेरी बात शायद नहीं आई होगी समझ में, दोबारा बताइए. क्लियर है? ठीक है. तो जो भी चीज़ हमको निकालने के लिए बोला जाए उसकी टर्म्स में निकाल दो बाकी चीज़ों को. तो 4 अपॉन 13 हुआ, 4 अपॉन 13, KQ अपॉन KN कितना है? 20.4 माइनस KQ. यही साइड में लिख लो, लेट KQ इज इक्वल टू X
है ना, बार बार के क्यू लिखेंगे ना तो टाइम लगेगा, तो के क्यू को एक्स लिखो। तो 4/13 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 20 माइनस 4 20.4 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। 4/13, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 13x इज इक्वल टू 4 इंटू 20.4 माइनस एक्स। 13x इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, तो 1 कैरी 4 0 ज़ा 0 और 1 1 4 2 ज़ा 8 81.6 माइनस 4x। अब इसको इधर ले आओ, 13x plus 4x is equal to 81.6. 13 plus 4 is 17x. 81.6. 17 1 is 17. तो 17 4 जा 68 होता है। 17 5 जा करूँगा तो वो 85 हो जाएगा, वो 81 से बड़ा हो जाएगा। तो 17 4 जा 68, ठीक है। 68 तो 13 आ गया, 136 78 सा 136। टेबल याद नहीं है किसी को, तो ये सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आता है। मुझसे के क्यू की वैल्यू पूछी गई थी, तो 4.8 सेंटीमीटर आ गई। बताइए नहीं क्लियर है? क्रिश क्लियर है? ओके ठीक है जी, कितना करिए। अब होमवर्क अभी कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि मैं अभी कन्वर्स का भी एक प्रूफ है। जैसे एक होती है ना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ऐसे ही एक होती है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका प्रूफ करना तुम्हारा ही। ठीक है जी, इतना करिए बस, बाकी कल देखते हैं। और